हे गाइस, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के भूगोल से मृदा। बच्चों, ये जो मृदा टॉपिक है, मैंने जब भारत का भूगोल पढ़ाया है उसमें मैंने मृदा पढ़ा दिया है और यही चीज़ है, एक एक चीज़ मैंने उसमें ये भी लिखवाया है। तो बस याद दिलाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। विश्व के भूगोल में भी मृदा वही चीज़ है जो आप भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ से। ये सब मैंने आपको बता दिया था। मृदा का नवीन वर्गीकरण, ये हमें बस आप लोगों को बताना था। नहीं तो ये काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सब मैंने भारत का भूगोल जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने ये सब बता दिया है। ठीक है, मेरी आवाज़ आपको कुछ मतलब अलग लग रही होगी, थोड़ा तबीयत के ख़राब हो जाने से। आज क्लास भी लेट हुआ, वीडियो भी वैसे आज लेट ही अपलोड हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आगे का शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल से आज का हमारा टॉपिक है मृदा, यानी मृदा का नवीन वर्गीकरण। मृदा मतलब हमने पढ़ लिया है, तो ये नया टॉपिक है मृदा का नवीन वर्गीकरण। आपको बता दें, इस चैनल पर जीएस का फ्री में नोट्स उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस का नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं एंटीसोल। एंटीसोल क्या होता है? यह सहारा, अलास्का, साइबेरिया, तिब्बत की ओर पाया जाता है और एंटीसोल मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं जो कि विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। इनका स्तरों का अभाव होता है, संस्तरों का अभाव होता है यहाँ पर। इनवर्टिसॉल, ये भी इसका, यह पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सूडान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और इसकी विशेषताएं हैं, पानी मिलाने पर ये फैल जाती हैं और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। ये मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। इनवर्टिसॉल, इनवर्टिसॉल उधर की एक मिट्टी है। ये नवीन मतलब ये नई नई मिट्टियों का खोज हुआ है। ठीक है। एरिडोसाल, यह भी दक्षिण अमेरिका, मध्य मैक्सिको, सहारा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाई जाती हैं और इसकी विशेषताएं हैं, अपक्षालन नहीं होता है और जैविक पदार्थ न्यून रहता है, मूलतः रेगिस्तानी मृदा है यह। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुल मिला के 10 थी। 10वां है हिस्टोसाल, इसका स्थान है शीत प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। और अल्टीसाल, यह दक्षिण अमेरिका, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाई जाती हैं। और अल्पीसाल, ये अमेरिका में, पूर्वी ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अमेरिका, एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है। इनसेप्टिसॉल भी अमेरिका में, चिली और कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस की तरफ पाई जाती हैं। इन सभी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं विश्व खनिज उत्पादन क्या है, इसे जान लेते हैं। विश्व खनिज उत्पादन में आता है धातुएं एवं उनके अयस्क है, यानी एक लोहा, यह क्या है? धातु है। लोहा या मैग्नेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe3O4। यह हेमेटाइट Fe2O3। लिमोनाइट सीडेराइट, यह इसका सूत्र है। आप एनसीईआरटी की अगर बुक आपने पढ़ी होगी, 9th क्लास में जब आप होंगे, 8 या 9th में, तो आपको ये सूत्र पढ़ाया गया होगा। उसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। ठीक है। मैग्नीज होता है पायरोसिलाइट, साइलोमिलिम तथा कार्बोनाइट रेडोक्साइड, मतलब इन सब के मिलने से इन सब का निर्माण होता है। ठीक है। तांबा में क्यूप्राइट, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, मेचोलाइट। ठीक है। एल्युमिनियम में बॉक्साइट और सीसा में गैलेना, जस्ता में कैल्मिन, अभ्रक में पिग्माइट, यानी अभ्रक में पिग्माइट पाया जाता है। ठीक है। और कुछ प्रमुख खनिज हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज हैं। धात्विक में आते हैं लोहा धातु और लौह मिश्रित अलोहांश और अन्य भी चीज़ें आती हैं। अधात्विक में कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब तो मैंने प्रमुख खनिज, ये भी विश्व के भूगोल में मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बस जानकारी के लिए, याद दिलाने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक को याद दिलाने के लिए बस इसमें जोड़ दिया है। ठीक है,
अब आइए खनिजों की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें आता है लौह अयस्क, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरन ओर बोलते हैं। इसमें मैग्नेटाइट इसका धातु का अंश होता है 72% और इसका रंग काला होता है। यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। ठीक है। और हेमेटाइट में धातु का अंश होता है 60 से 70% और नीमोटाइट में 50 से 60%। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नीमोटाइट में कितने प्रतिशत धातु अयस्क होते हैं। नीमोटाइट में 50 से 60%। ठीक है। अब आइए तांबा के बारे में जानते हैं। तांबा में और प्लस्टीन ये दोनों मिलते हैं तो कांसा बनता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है। और कांसा और जस्ता मिलते हैं, जस्ता यानी जिंक, तो पीतल का निर्माण होता है। ठीक है। अब आइए अभ्रक। अभ्रक के बारे में जानते हैं। अभ्रक सीट के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का प्रथम स्थान है इसमें। ठीक है। कोई भी पूछेगा पीतल का निर्माण कैसे होता है। पीतल का निर्माण कांसा और जस्ता के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। ठीक है। अब आइए अभ्रक जान लिए। और विश्व में खनिजों का उत्पादन, खनिज एवं शीर्ष उत्पादक देश क्रम है इसका। लौह अयस्क यह चीन में मतलब इसका ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। चीन इसका शीर्ष उत्पादक चीन में होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है, तीसरे में ब्राज़ील है, चौथे पर भारत है। भारत का स्थान लौह अयस्क बनाने में चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है। और पाँचवें पर रूस है। इन सब का क्रम लिखा गया है, कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा पाई जा रही है उसमें उसका क्रम लिखा गया है। ठीक है। टीन चीन में ज़्यादा पाया जाता है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे पर म्यांमार है। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब ये जानते हैं विश्व औद्योगिक केंद्र क्या है, इसे समझते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं कुछ। पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, जिसे हम लोग यूएसए में अवस्थित है और सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं मशीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है। अब आइए जान लेते हैं साइलेसिया क्षेत्र क्या होता है। पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र यूरोप का अवस्थित यह क्षेत्र है। पश्चिम बर्मिंघम या मिडलैंड क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। यह लोहा इस्पात का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो बताया गया है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, रूरल या निम्न राइन प्रदेश, राइन यानी राइन नदी, जो कि माल परिवहन की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त नदी है। यह इस नदी से ज़्यादा माल की सप्लाई होती है जितने भी। ठीक है। और यह हमेशा बहुत ही व्यस्त नदी है, इस पर हमेशा काम चलता रहता है। मतलब इस नदी के सहारे बहुत सारे लोग अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। ठीक है। लॉरेंस सार प्रदेश क्या है। इसमें फ्रांस के नांसी से सार तक फैला हुआ है यह लॉरेंस सार प्रदेश। और यह लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कुछ ये औद्योगिक केंद्र हैं, विश्व के ये औद्योगिक केंद्र हैं, इनके नाम लिख दिए गए हैं। टोटल 13 हैं। कैंटन प्रदेश में यह चीन में अवस्थित है और वस्त्र उद्योग के लिए यह जाना जाता है कैंटन प्रदेश। ठीक है। तो परीक्षा में पूछ देगा कैंटन प्रदेश किस लिए जाना जाता है, तो आप उत्तर में लगाएंगे वस्त्र उद्योग के लिए, जलायन में मिट्टी के बर्तन के लिए यह पाया जाता है, मतलब यह प्रसिद्ध है। ठीक है। समझ रहे हैं आप। अब यह जान लेते हैं कुछ विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर क्या हैं। शिकागो, यहाँ पर ही विवेकानंद ने अपना शिकागो सम्मेलन किया था। शिकागो जो कि यूएसए में पड़ता है, यहाँ पर भी लौह इस्पात एवं मांस की महत्वपूर्ण ये औद्योगिक नगर है। ठीक है। डेट्राइट का ये भी यूएसए में पाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स मतलब जानते हैं ना, गाड़ी के सब पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियों के सब पार्ट, उसी को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ठीक है। लॉस एंजल्स यानी फिल्म तेल शोधन के लिए यह भी प्रसिद्ध है। बर्मिंघम जो कि यूएसए में पड़ता है, या लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन या सूती वस्त्र के लिए उपयोग है, मतलब प्रसिद्ध है। ऐसे ही सब लिखा गया है कौन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तबीयत ना ठीक होने के वजह से बस आपको ये क्लास दे रहा है।
थोड़ा समझाने में भी दिक्कत हो रहा, लेकिन उतना नहीं आप लोग भी समझ पा रहे होंगे आसानी से। तबीयत में कल भी क्लास चलेगी भी ज़रूर बच्चों, अगर तबीयत ठीक रहा तो कल ज़रूर कोई ना स्टैटिक जीके या पॉलिटी का क्लास लेकर हम आएंगे। क्लास तैयार रखी हुई है, ठीक है। अब ये जानते हैं विश्व के घास के मैदान कौन कौन से हैं। यह पेरी घास का मैदान जो कि अमेरिका एवं कनाडा में मिलता है, पाया जाता है। सेल्वास जो कि अमेजन के बेसिन नदी के किनारे पाया जाता है। कैंपोस या ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, ये विश्व के घास के मैदान हैं। पटाना यह श्रीलंका में पड़ता है। पैडंग जो कि मलेशिया में है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जानते हैं विश्व की जनजातियाँ। एसिक्मो के बारे में जानते हैं, ये भी एक जनजाति है। कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया टुंड्रा प्रदेश के यह निवासी हैं। ये मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं। मुख्यतः यह शिकारी होते हैं, ठीक है। इनका स्लेज होता है एक्सिमो लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी, और इग्लू में ये लोग एक्सिमो लोगों द्वारा बर्फ़ की चट्टान को काट कर बनाया जाने वाला घर। इग्लू तो आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इग्लू बर्फ़ का एक घर होता है। आपने तो ये 5 या 6 में ही होगा, 5 या 6 में पढ़ रहे होंगे, 4-5 में, तभी आपको ये बताया गया होगा इग्लू क्या है, ठीक है। दूसरा है किर्गिज। ये भी एक जनजाति है जो कि मध्य एशिया के किर्गिस्तान प्रदेश के लिए सब निवासी हैं। यह मूलतः पशुचारक कृषि फार्मों द्वारा स्थायी कृषि करने लगे हैं। ये पशुचारण के लिए सपरिवार ऋतु प्रवास करते हैं। इनकी तीसरा है बद्दू, ये अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण क्षेत्र में यमन, अदन एवं ओमान में निवास करते हैं। पिग्मी, यह मध्य अफ्रीका के पश्चिमी में गैबन से युगांडा के बीच निवास करते हैं, ठीक है। पांचवा है मसाई, ये भी एक जनजाति है जो कि पूर्वी अमेरिका में विक्टोरिया झील के आसपास कीनिया, तंजानिया एवं मुगांडा में निवास करते हैं, ठीक है, युगांडा में, ठीक है। ये गाय की पूजा करते हैं एवं तंत्र विद्या से बहुत विश्वास रखते हैं। ये तंत्र विद्या में बहुत ही विश्वास करते हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं बुशमैन। ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये एक शिकारी जनजाति हैं। ये कीड़े मकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। यह दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं, ठीक है। बोअर भी एक जनजाति है। ये दक्षिण अमेरिका में ऑरेंज नदी घाटी के पास रहते हैं। ये पशुपालन एवं कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। 11वां है जुलू, ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। ऐसे ही सब जनजातियों के नाम लिखे गए हैं, कौन कहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या, कौन सा इनका कार्य प्रसिद्ध है, ये अपना जीवन कैसे व्यापन करते हैं, हर एक चीज़ बहुत ही आसान शब्दों में 2-3 लाइनों में समझाया गया है, ठीक है। वही 2-3 लाइनें लिखी गई हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हैं और आपसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं विश्व परिवहन के बारे में। विश्व परिवहन विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग में पहला आता है उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग। यह पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे विश्व के 2 विकसित प्रदेशों को मिलाने वाला जलमार्ग है और यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, ठीक है। स्थित महत्वपूर्ण पतन, यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, ठीक है। और यह स्थित महत्वपूर्ण पतन है। अभी आप ये पढ़ रहे होंगे कि यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, और यहाँ पर भी आपको मैंने बताया है वो कौन सी नदी के बारे में मैंने बताया था अभी, जो कि रायन नदी माल परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। रायन नदी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, रायन नदी, यहाँ पर देखिए रायन नदी, यह माल की दृष्टि से, माल यानी जो सब जिसमें भी हमारे ज़रूरी वाले सब चीज़ हैं, जो सब गुड्स कैरियर जो देखे होंगे, ट्रक अपने आगे वाले सब हिस्से पर लिखे रहते हैं ट्रक वाले, क्योंकि उनका जो कच्चा माल होता है वो सब पहुंचाना रहता है, तो गुड्स कैरियर लिखे रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स यानी माल, ठीक है, ठीक है। अब इसे देखिए, अब ये है, ये तो
रायन नदी माल परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी है और ये विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। ठीक है, समुद्री जलमार्ग और वो माल की दृष्टि से और यह समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से। ठीक है, स्थित महत्वपूर्ण पतन कौन कौन से हैं? लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, हैम्बर्ग, रोटरडम, न्यूयॉर्क, बोस्टन, ये सब देख लीजिएगा। यही सब इसके महत्वपूर्ण पतन है। पोर्ट्स जानते हैं ना, किनारा, अरे जहाँ पर पोर्ट्स उसे बोलते हैं जहाँ पर जहाज आके किनारे लगती हैं, जैसे बस स्टैंड है, सब जगह से आपको पहुंचा कर अपना एक उसका एक स्थल है ना, उसी तरह से हम लोग जहाँ पर जहाज़ें आकर रुकती हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तो किनारे लग गई, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। ठीक है। हाँ, अब आइए भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग के बारे में जानते हैं। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर एवं हिंद महासागर से होकर पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ता है। स्थित महत्वपूर्ण पतन है पोर्ट सर्द, अदन, मुंबई, कोचीन और कोलंबो में इसका पोर्ट्स है। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में जान लेते हैं। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाता है। इसके उत्तर में पोर्ट सैयद एवं दक्षिण का प्रवेश द्वार स्वेज पतन है। इस जलमार्ग का संबंध विश्व की 75% जनसंख्या से है। चौथा है पनामा नहर। यह अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर में जहाज़ों को 3 लाख से होकर गुजरना पड़ता है। इस नहर में जहाज़ों को 3 लाख से होकर गुजरना पड़ता है। 3 लाख यानी झील। पनामा नहर से 3 लाख यानी 3 लाख, वो 3 लाख नहीं, 3 मतलब 3 झीलों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब आइए दक्षिण अंटार्कटिक जलमार्ग क्या होता है। यह पश्चिमी यूरोप को दक्षिण अमेरिका से मिलाता है और पूर्वी यूएसए एवं दक्षिणी अमेरिका देशों जैसे ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना के मध्य व्यापार इसी मार्ग से होता है। ठीक है, अब आइए स्थित महत्वपूर्ण इसका पतन है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग यह उत्तरी अमेरिका एवं पूर्वी एशिया के मध्य व्यापार का जलमार्ग है। यह उत्तरी अमेरिका के सिएटल, सैन फ्रांसिस्को बंदरगाहों को टोक्यो एवं याकोहामा से जोड़ता है। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन कौन कौन से हैं? इसमें आता है मिसिसिपी जलमार्ग जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यह यूएसए के आंतरिक भागों को मैक्सिको खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, रायन जलमार्ग जो कि यूरोप में पड़ता है। यह विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग है। यह बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड के मध्य व्यापार मार्ग है। ठीक है, दूसरा है कील नहर जो यह भी यूरोप में पड़ता है। यह उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चौथा है सू नहर जो कि उत्तरी अमेरिका, यह सुपरियर झील को ह्यूरिन झील से जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर जो कि ब्रिटेन में है, यह ब्रिटेन में मैनचेस्टर एवं स्थम को मिलाती है। ठीक है, छठा है गोटा नहर जो कि स्वीडन में है। यह स्वीडन में स्टॉकहोम एवं गोटेबर्ग के बीच बनाई गई है। ठीक है, स्टालिन नहर यह पूर्व सोवियत संघ में रोतोसोवे एवं स्टालिनग्राड से मिलाती है। और विश्व के ये रेल मार्ग है, कुछ 4 ठो हैं, इसे आप जरूर याद कीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टोक को मिलाता है। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग यह हैलिफैक्स एवं वैंकूवर को जोड़ता है। ट्रांस एलेस्टियन रेलमार्ग यह सिडनी एवं पर्थ को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस एवं इस्तांबुल को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा आपकी ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग किस किस चीज़ को जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा पेरिस एवं इस्तांबुल को जोड़ता है, तो ये इसी ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आज के दिन हमारा आज का विश्व का भूगोल से जितने भी मुझे नोट्स बनवा आपको देना था मैंने आपको दे दिया, वो भी फ्री में। अगर आप इस चैनल पर ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा विश्व का भूगोल से। अगर आपको कहीं से भी लगे कि मैंने एक भी टॉपिक कहीं भी आपके लिए छोड़ा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने विश्व के भूगोल से ये टॉपिक छोड़ दिया है। ठीक है,
भारत का भी भूगोल हमने अच्छे तरह से आपको बता दिया है और इसका नोट्स भी अवेलेबल करा दिया है। विश्व का भी भूगोल का भी करा दिया, प्राचीन इतिहास का भी करा दिया, मध्यकालीन इतिहास का भी करा दिया। अब आ रही है पॉलिटिक्स की, पॉलिटी की या स्टैटिक जी के, इन दोनों में से कल हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपका भी कोई दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अगर वो भी जीएस का फ्री में नोट्स चाहता है, तो इसे आप यह चैनल शेयर कर सकते हैं और इससे आप जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।